हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ एंड साइंस सिंप्लीफाइड। तो यहाँ पे आज मैं वापस इरोडो से एक सवाल लेके आया हूँ। इरोडो का 1.82 है, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड सवाल है। मैं इसका पूरा अच्छे से पिक जिसमें पूरा डिटेल में लिखा है, वैसे ये देख के ही आप समझ जाएंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अगर आपने किया है तभी तो कोई बंदा इरोडो सॉल्व करने जाएगा, जब उसका बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर है, वो देख के ही समझ जाए चीज़ों को। तो यहाँ पे क्या ढूंढना है, ऐसे एक सिस्टम दिया है, इसमें आपको जो बड़ा वाला ब्लॉक है, ये जो वेज ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन ढूंढना है। और कंडीशंस सारी आइडियल हैं। आइडियल कंडीशंस मतलब आपको पता ही होगा। आइडियल कंडीशंस मतलब कि सारी सरफेसेस स्मूथ हैं और जो स्ट्रिंग है वो लाइट वेट है और इनएक्सटेंसिबल है। तो ये जो सारी सरफेसेस है, ये नीचे वाली सरफेस, ये इन दोनों के बीच में जो सरफेस है इंक्लाइंड वाली, लार्जर वेज वाली की, वो भी क्या है, हमारी स्मूथ सरफेस है। सारी सरफेसेस स्मूथ है। तो ठीक है, इसमें हमें क्या ढूंढना है, एक्सेलरेशन ढूंढना है एम का। तो एम का एक्सेलरेशन इधर हमें ढूंढना है। बढ़िया सवाल है, इजी भी है, मतलब उतना टफ भी नहीं है, लेकिन इस पर कुछ एकदम बेसिक से आपको चलना पड़ेगा तभी ये सवाल निपटेगा। इसमें रटी रटाई चीज़ें नहीं चलने वाली है। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी इसमें अच्छा सा यूज़ होने वाला है, तो वो भी हम देखेंगे। तो इसे 3 मेथड से किया जा सकता है। एक तो आप क्या कर सकते हो, इसके फ्रेम से कर सकते हो। ये जो बड़ा वाला वेज है, इसके फ्रेम से पहले हम वही करेंगे, इसके फ्रेम से करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ग्राउंड फ्रेम से कर सकते हैं। फिर किससे कर सकते हैं, इसे पूरा सिस्टम मान के, वो कैसे मैं बताऊंगा आगे। तो ग्राउंड फ्रेम से, सिस्टम मान के, और ये जो बड़ा वाला वेज है इसके फ्रेम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं फर्स्ट मेथड करा देता हूँ। मैं आज एक ही मेथड कराऊंगा। पिछले क्वेश्चन मैंने तीनों मेथड, पिछले जो हमने इरोडो का क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें मैंने तीनों मेथड डिस्कस किए थे। उसमें मैंने ग्राउंड फ्रेम से भी किया था, वेज के फ्रेम से भी किया था, और साथ ही में ये सिस्टम मान के भी किया था। तो वो अगर आपने देखा होगा तो खुद ट्राई करना, और मुझे अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो कमेंट में बताना कि हाँ भाई सॉल्व हो गया। अगर ना हो तो बताना, तो मैं उनमें भी करा के दिखा दूँगा एक बार, ताकि सब में आपका क्लैरिटी हो जाए। तो मैं आज जो करने वाला हूँ वो वेज के रिस्पेक्ट में करने वाला हूँ। तो वेज के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, पूरी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो पहले क्या करते हैं ना, हम सबसे पहले हम इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से हम इनमें रिलेशन लगा सकते हैं। ये तो आप समझ गए रहेंगे कि ये जो बड़ा एम है, जो वेज है, ये इस तरफ मूव करेगा। इस तरफ क्यों मूव करेगा, क्योंकि ये जो एम मास का ब्लॉक है, ये इस पर नॉर्मल फोर्स इस तरफ पुश करेगा। तो नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, मेन कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में बनेगा, बट ये ऐसे थोड़ी मूव करेगा। उसका कंपोनेंट यहाँ बनेगा और यहाँ नीचे की तरफ बनेगा। नीचे तो जा नहीं पाएगा, तो आगे ही जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो मान लो कि आगे जब जाएगा तो A1 कुछ एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। ये A1 से आगे जाएगा। मैंने क्या बोला, हम इस पर बैठ के इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में, मतलब इस पर कोई बैठा है, कोई बंदा यहाँ पे बैठा है, वो यहाँ से सारे सिचुएशंस को ऑब्जर्व कर रहा है। तो उसे क्या लगेगा, उसे नहीं लगेगा कि मैं आगे जा रहा हूँ, उसे लगेगा कि ये जो ब्लॉक है ये पीछे जा रहा है। तो एक स्यूडो फोर्स इस पर लग जाएगा, जिसकी वजह से उसको लगेगा कि ये पीछे जा रहा है। और वो स्यूडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, आपको स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट पता होगा, कैसे लगाते हैं। जो नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो एक्सेलरेशन होता है उसे उल्टा करके, जो जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस चीज़ को, ऑब्जेक्ट को, उससे मास से जोड़ देते हैं। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये कोई असली फोर्स नहीं है। ये जो MA1 आप देख रहे हो ना, ये कोई असली फोर्स नहीं है। ये बस एक जुगाड़ टाइप का है, स्यूडो फोर्स है, जो हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो सके। और जब हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं तब ये होता है। जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करोगे तब कभी स्यूडो फोर्स मत लेना, पक्का आपका गलत हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में इस पर एक फ़ोर्स लगती हुई, यहाँ पे जो भी बंदा बैठा रहेगा उसको लगेगा ऐसा कि इस पर फोर्स लग रहा है, समझे। तो MA1 पीछे की तरफ लगेगा। और ये जो वेज ब्लॉक है, इसके रिस्पेक्ट में मान लो ये नीचे भी जाएगा ना, तो नीचे भी जाएगा तो मान लो कुछ A2 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, A2 एक्सेलरेशन। और ये A2 किसके रिस्पेक्ट में है, बड़े वाले ब्लॉक M के रिस्पेक्ट में है। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट अप्लाई करें, तो मैंने पहले ही बोला कि ये जो स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल है। तो इनएक्सटेंसिबल है तो हमेशा इसका जो फुल लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ये कांस्टेंट होगा।
तो ये लेंथ मान लो कि L1 है और ये लेंथ मान लो कि L2 है। ये यहाँ से यहाँ तक L2 और यहाँ से यहाँ तक L1। तो L1 प्लस L2 क्या होगा? कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। L1 प्लस L2 विल बी कांस्टेंट, ठीक है। L1 प्लस L2 कांस्टेंट होगा। अब आप इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करोगे? डिफ्रेंशिएट करोगे। तो क्या होगा? डी L1 अपॉन डी टी प्लस डी L2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 0 होगा। तो ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है, L2 जो है वो तो टाइम के साथ बढ़ रहा है, देख रहे हो ना। अब ये आगे जाता जाएगा, आगे जाता जाएगा, तो ये आगे जाएगा तो यहाँ से स्ट्रिंग ढीली होगी तो L2 की लेंथ बढ़ती जाएगी, है ना। L2 का जो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इसमें होगा, सेपरेट होता जाएगा, L2 बढ़ता जाएगा। बट वहीं पे L1 जो है घटता जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस लगा देंगे ना L1 के पीछे। तो ये क्या है? ये dL1/dt dL2/dt ये क्या है? ये इसका dL1/dt क्या है? इसका वेलोसिटी, क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है तभी तो इसमें कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आ रही है। स्ट्रिंग और इसकी वेलोसिटी सेम होगी, स्ट्रिंग के घटने की और इसके आगे जाने की वेलोसिटी सेम होगी। तो इसकी वेलोसिटी कुछ v1 मान लो, v1 माइनस v1, क्योंकि उसकी वजह से जो स्ट्रिंग है उसमें घटाव आ रहा है, डिक्रीमेंट आ रहा है, वो घटते जा रहा है। आगे बढ़ेगा तो ये स्ट्रिंग छोटी, L1 लेंथ छोटी होती जाएगी। और ये जो है dL2/dt, इसे हम इस स्मॉल m मास वाले ब्लॉक का वेलोसिटी मान सकते हैं। कौन से डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। तो इसे हम क्या कह देंगे? प्लस v2 मान लो कि उसकी वेलोसिटी है। जो बड़े वाला m है उसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी v2 है, वो किसके इक्वल है? 0 के। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि v2 जो है v1 के इक्वल है। अब इससे वापस एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो इससे सेम रिजल्ट एक्सेलरेशन के लिए भी क्या आ जाएगा? a2 जो है वो a1 के इक्वल है। तो यही तो हमें चाहिए था। तो यहीं पे ये वाला स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट यहाँ पे अप्लाई होता है। यही सारा कैच है मेनली इस क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना है। तो ये तो एक तरीका हो गया इनका एक्सेलरेशंस को हम क्या बोलते हैं? रिलेट करने के लिए। तो एक्सेलरेशंस को रिलेट करने के लिए ये एक तरीका है। तो a1 इज इक्वल टू a2 एक तो हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के हेल्प से किया और एक लॉजिक से भी आ जाएगा। लॉजिक से कैसे आएगा? देखो, ये जो बड़ा वाला m मास का वेज है ये आगे बढ़ेगा। मान लो कुछ x डिस्टेंस ये आगे बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक इसने x डिस्टेंस आगे बढ़ा, तो यहाँ आ जाएगा। ये ऐसे ट्रैवल करते करते कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो ये यहाँ से अगर x बढ़ेगा तो ये स्ट्रिंग क्योंकि इनएक्सटेंसिबल है और क्या रहेगी? हमेशा टॉट रहेगी क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग है। तो यहाँ से ये उतना ही नीचे गिरेगा भी। अब x यहाँ से बढ़ेगा तो x नीचे भी जाएगी स्ट्रिंग, मतलब यहाँ से जो है ये x डिस्टेंस नीचे जाएगी। तो इससे आप क्या कह सकते हो? अगर ये x चल रहा है, मान लो ये x1 चल रहा है और उसके वजह से स्ट्रिंग में जो ढीलापन आ रहा है उसकी वजह से ये नीचे जाएगी, तो ये भी तो x1 से ही चलेगा। स्ट्रिंग भी यहाँ से x1 से ही ढीली होगी, जिसकी वजह से m मास का ब्लॉक भी जो है x1 से ही नीचे जाएगा। और इसके डिस्प्लेसमेंट अगर हमने पहले हमें ये पता नहीं था और x2 बोला है तो x1 इज इक्वल टू x2 कह सकते हो। और इसके डबल डिफ्रेंशिएशन से वापस सेम रिजल्ट a1 इज इक्वल टू a2 ही आपको मिलेगा। तो अगर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ऐसे नहीं लगाना है आपको तो आप इजीली लॉजिक से भी इसे प्रूफ कर सकते हो। तो अब करता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो मेन रिजल्ट था हमारा a1 इज इक्वल टू a2 वो हमें मिल गया। अब a1 और a2 इक्वल है तो ऐसे a1 a2 ये सब लिखने से बढ़िया हम कह देते हैं कि a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a। इन दोनों का एक्सेलरेशन हम a मान लेते हैं। तो a क्या है? इसका आगे बढ़ने का जो एक्सेलरेशन है, और a क्या है? इसके रिस्पेक्ट में ये कितना नीचे जा रहा है उसके मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन है a। तो दोनों a सेम सेम है। तो अब क्या करो? अब FBDs बनाओ, सीधा भी कर सकते हो या FBD बनाओ। मेरा तो काम है FBD बना के दिखाना। तो यहाँ पे देखो, पहले स्मॉल m मास की FBD बनाते हैं। स्मॉल m पे नीचे की तरफ mg वर्टिकली अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, mg का साइन अल्फ़ा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन
एम जी का कॉस अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ पे टेंशन होगी स्ट्रिंग में, हर जगह सेम ही टेंशन होगी, है ना, हर जगह सेम टेंशन होगी, क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग है तो टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह यूनिफॉर्म होता है। तो टेंशन कहाँ पे लगेगा, इस पे कहाँ पे लग रहा है, इस तरफ, तो ये रब कर दो, यहाँ पे टी टेंशन लग रहा है, ये एंगल अल्फ़ा है, देखो। और ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है ये इसे किसी एन नॉर्मल फोर्स से पुश कर रहा है। इन दोनों के बीच में भी कोई तो फोर्स होगा ना, उसी फोर्स की वजह से तो ये आगे जा रहा है। एन जो ये पुश कर रहा है इसको एन से, और ये भी इसको पुश कर रहा होगा एन से इस डायरेक्शन में, और ये इसे इस डायरेक्शन में ऐसे पुश कर रहा होगा, और ये ऐसे पुश कर रहा होगा। तो ठीक है, इस पे एन लग रहा है, ये डब्ल्यू नहीं है, ये एन है, ठीक है, एन है नॉर्मल। तो ये अल्फ़ा है, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा। सिमिलरली ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा, और ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा। और इधर क्या लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, सीडो फोर्स लग रहा है। ये A1 से आगे जा रहा है, तो उसे उलट के हमने सीडो फोर्स देखा इस पर कैसे लग रहा था, तो MA1 पीछे की तरफ लग रहा है। तो अब इसे क्या करो, कंपोनेंट्स को अच्छे से सिंप्लीफाई करो, और फिर हम जानते हैं कि ऐसे में हम कौन से डायरेक्शन में लगाते हैं। सारे डायरेक्शंस में आप लगा सकते हो, लेकिन सबसे सटीक इक्वेशंस निकालने के लिए दो डायरेक्शंस में लगाते हैं। कौन से, एक तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ये डायरेक्शन, और एक अलोंग द इंक्लाइन। तो अलोंग द इंक्लाइन पहले कंपोनेंट्स देखो, तो अलोंग द इंक्लाइन ये MA1 का कॉस अल्फ़ा भी यहाँ पे एक आ जाएगा, MA1 का कॉस अल्फ़ा, तो MA1 का कॉस अल्फ़ा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। और कोई आ रहा है, T है इस डायरेक्शन में, और किसी का कोई कंपोनेंट यहाँ पे नहीं बन रहा है। और देखो N का ये कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे N का एक साइन अल्फ़ा आ जाएगा, ये यहाँ पे पीछे की तरफ इस डायरेक्शन में। T का इधर कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे T का साइन अल्फ़ा आ जाएगा। लेकिन उन सब की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए, बस परपेंडिकुलर और अलोंग द इंक्लाइन लगाएंगे। तो अलोंग द इंक्लाइन पहले देखो, तो अलोंग द इंक्लाइन इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, क्या है, A2 है विद रिस्पेक्ट टू द वेज। लेकिन A2 हमने निकाल लिया किसके इक्वल है, A के इक्वल है, A1 के इक्वल है, तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया था A से। तो नीचे की तरफ इसका ये A1 हटा दो, क्योंकि A हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है A, तो लगा दो इक्वेशन, और क्या, नीचे की तरफ है तो क्या होगा, mg साइन अल्फ़ा प्लस ma कॉस अल्फ़ा माइनस t इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू इट्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इस दिशा में थी, तो जो भी फोर्स इस तरफ होगा वो तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन जो इसे अपोज कर रहा होगा इसके एक्सेलरेशन को, जो कि t है, उसे हम नेगेटिव कर देते हैं। आपको पता ही है इतना, F इज इक्वल टू ma से ही होता है। तो ये पहली इक्वेशन यहाँ पे हमारी बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन बनाओ। सेकंड इक्वेशन क्या करोगे, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस क्या बनेगा, ये देखो, तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस, ये देखो MA था इस डायरेक्शन में, इसका कॉस अल्फ़ा इस डायरेक्शन में बना, तो N के अलोंग यानी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन इसका क्या बनेगा, एक साइन अल्फ़ा बनेगा। तो यहाँ पे होगा N प्लस MA साइन अल्फ़ा। तो हम सीधा लिख देते हैं N प्लस MA साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू mg कॉस अल्फ़ा, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो प्लस माइनस का कोई खेल ही नहीं बनता है, दोनों फोर्स इक्वल होंगे। मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो m इंटू ज़ीरो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे n प्लस MA साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू mg कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ से पहले हम क्या कर लेते हैं, n की वैल्यू लिख लेते हैं, mg कॉस अल्फ़ा माइनस MA का साइन अल्फ़ा। तो इसे ही हम अपना इक्वेशन 2 मेनली मान के चलेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे पहले ऊपर नोट कर लेता हूँ एक जगह पे, और फिर हम जो हमारा बिगर M मास का ब्लॉक है
उसे हम फिर कैपिटल एम मास का जो ब्लॉक है उसे हम फिर ऑब्जर्व करेंगे, उसकी एफबीडी बनाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे मैंने नोट कर लिया इक्वेशंस को, आप भी नोट करते जाओ साथ ही साथ मेरे। तो यहाँ पे अब कैपिटल एम को देखो, तो कैपिटल एम इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है, तो इस डायरेक्शन में ही हम इक्वेशंस लिखने की भी ट्राई करेंगे। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, और एक बस हमें इक्वेशन चाहिए क्योंकि हमारे पास 3 ही अननोन्स हैं, एक है एन, एक है टी, और एन का भी हमने निकाल ही लिया है, एन है, टी है और ए है। तो ए हमें निकालना है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पहले तो नीचे की तरफ इस पर कैपिटल एम जी ऐसे करके लग रहा होगा, उसके भी कंपोनेंट्स बनेंगे लेकिन अभी बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। और ये जो है, ये स्मॉल एम जो है, ये इस पर नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स लगा रहेगा, तो ये नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। तो ये अल्फ़ा है, तो इधर इसका एक एन कॉस अल्फ़ा बनेगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका एक एन साइन अल्फ़ा बनेगा। और ये एन साइन अल्फ़ा जो है, यही रिस्पॉन्सिबल है जिसके वजह से ये मूव कर रहा है। ये एन साइन अल्फ़ा की ही वजह से हमारा वेज जो है आगे की तरफ मूव कर रहा है। और ये आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप किसी कैपिटल वेज का अगर आप एक्सेलरेशन उसका एफपीडी बना रहे हो, तो वहाँ पे हमें उससे जो अटैच चीज़ है, मतलब जैसे यहाँ पे इससे एक पुली अटैच्ड है, तो इससे भी इंक्लूड करना होता है। तो इस पुली पे कहाँ पे टी लग रहा है, टेंशन इस पे ही लग रहा होगा बस, क्योंकि ये मासलेस पुली है तो इस पे टेंशन बस एक्ट कर रहा होगा। इस डायरेक्शन में टेंशन है और इस डायरेक्शन में टेंशन है। तो ये भी इससे, ये जो प्रॉब्लम था इससे ये चीज़ भी एक मतलब एक जो कैच था इसमें, ये एक कैच था, और एक तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट था। तो टी इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो अलोंग द इंक्लाइन एक तो टी लग रहा है, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे टी लग रहा है। तो हो गया। अब ये अल्फ़ा है, तो ये क्या होगा, ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये क्या होगा, अल्फ़ा होगा ये भी। तो यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट बन जाएगा ना, टी कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे इतने ही कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बन रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इजीली अपना इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म कर लेंगे। तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा एन साइन अल्फ़ा प्लस टी, टी इस डायरेक्शन में जो था ये टी, टी माइनस टी का कॉस अल्फ़ा, टी का कॉस अल्फ़ा विल बी इक्वल टू एम कैपिटल एम इंटू इट्स एक्सेलरेशन, दैट इज़ ए, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन थी इसलिए। तो ये बन गया हमारा फाइनल इक्वेशन। तो इस फाइनल इक्वेशन और जो हमारी सारी इक्वेशंस आया है उससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होगा, बहुत इजी लेकिन है कैलकुलेशन, बस वैल्यूज़ पुट करनी है। तो कैलकुलेशन भी मैं एक बार कर ही लेता हूँ, अगर खुद कोई कैलकुलेट कर पा रहा है बहुत इजीली हो जाएगा, तो खुद कर लो कैलकुलेशन, क्योंकि थोड़ा टाइम लेगा तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो तीनों मेन इक्वेशंस है जिस पे हमें अभी बस सब कुछ करना है वो मैंने नोट कर ली है। तो ये वाली जो इक्वेशन है इससे आप एन हमने पहले ऑलरेडी यहाँ से निकाल लिया था सेकंड वाली से, इससे आप क्या लिख सकते हो, ये एम ए इस तरफ आ जाएगा तो ये माइनस एम ए हो जाएगा, और ये माइनस टी इस तरफ जाएगा तो टी हो जाएगा। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, टी इज़ इक्वल टू एम जी साइन अल्फ़ा प्लस एम ए कॉस अल्फ़ा माइनस एम ए। तो टी भी है हमारे पास, एन भी है हमारे पास, हम क्या करते हैं इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फिर हमारे पास बस एम जी और ए बचेगा। तो उससे हम, और वो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा वो सब, तो उन सब से हम आराम से इससे सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो पहले तो एन की वैल्यू पुट करो, तो एन क्या है, एम जी कॉस अल्फ़ा माइनस एम ए साइन अल्फ़ा। तो एन क्या है, एम जी कॉस अल्फ़ा माइनस एम ए साइन अल्फ़ा। तो पहले तो साइन अल्फ़ा इससे जब होगा तो एम जी कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो एम जी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा लिख लो, एम जी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, फिर माइनस एम ए साइन स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस एम ए साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये कैलकुलेशन है बहुत इजीली होने वाली है, बट थोड़ी बड़ी सी है। तो ये देखो टी है, टी की वैल्यू भी हमें पता है, टी क्या है, एम जी साइन अल्फ़ा प्लस एम ए कॉस अल्फ़ा माइनस एम ए, इतना समझ में आ रहा है। टी की वैल्यू इस इक्वेशन से हमने इसमें पुट की है।
अब वापस टी की वैल्यू टी कॉस अल्फ़ा में आ रही है, तो सेम टू सेम टी रहेगा, लेकिन उसमें हर जगह कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे एम जी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस एम जी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, माइनस टी कॉस अल्फ़ा है ना, तो टी की वैल्यू रखोगे तो ऐसे ही आएगा, माइनस एम जी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, फिर माइनस एम ए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, एम ए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर माइनस एम है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस एम ए कॉस अल्फ़ा विल बी इक्वल टू व्हाट, कैपिटल एम इंटू ए। तो ये हमारा बन गया। यहाँ से देखो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, एम जी साइन अल्फ़ा और एम जी कॉस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। और क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं, लेकिन ये ऐड होगा तो क्या आएगा, देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो ये ऐड होगा तो 2ma कॉस अल्फ़ा, 2ma कॉस अल्फ़ा, ये दोनों ऐड होंगे तो माइनस एम ए साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस एम ए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम ए तो माइनस एम ए आप जब कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, 1 होता है, तो हमारे पास माइनस 2ma बच जाएगा, 2ma, और क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ब्रैकेट में आएगा तो वो तो 1 हो जाएगा, तो ये इतना सा बचेगा। और फिर क्या बच रहा है देखो, एम जी साइन अल्फ़ा बस बच जा रहा है, प्लस एम जी साइन अल्फ़ा और कुछ नहीं, इस तरफ एम ए है। तो अब क्या कर दो, इसे इस साइड भेज दो, तो हमारे पास ए इस साइड हो जाएगा और यहाँ पे बस जी साइन एम जी साइन अल्फ़ा इस साइड बच जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये रब कर दिया, यहाँ पे देखो एम जी साइन अल्फ़ा विल बी इक्वल टू एम ए माइनस 2ma प्लस 2ma का ये देखो माइनस 2ma कॉस अल्फ़ा प्लस ये माइनस 2ma है ना, तो प्लस 2ma, तो ए तो कॉमन निकलेगा ही और यहाँ से एम भी कॉमन निकलेगा। तो पहले तो क्या कर लो, ए कॉमन ले लो, m माइनस 2m कॉमन यहाँ से लिया तो अंदर क्या बचा, कॉस अल्फ़ा माइनस 1, कॉस अल्फ़ा माइनस 1 बचा, माइनस 2m कॉस अल्फ़ा यहाँ पे आ जाएगा, बच जाएगा। देखो ए पहले ही पूरा कॉमन ले लिया है, यहाँ से ए पूरा हमने कॉमन ले लिया है, तो माइनस 2m कॉस अल्फ़ा और क्या प्लस 2m है, तो माइनस 2m इंटू माइनस 1 2m बच जाएगा। तो यहाँ पे इतना तो आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इससे भी बढ़िया एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हो, माइनस 2m की जगह प्लस 2m अगर कॉमन ले लो, प्लस 2m बढ़िया रहेगा कॉमन लेना, तो अंदर 1 माइनस कॉस अल्फ़ा बच जाएगा, जो दिखने में थोड़ा बढ़िया लगेगा और जो हमारा आंसर है उससे भी मैच खाएगा। जो बुक में आंसर दिया है कॉस अल्फ़ा माइनस 1 माइनस 2m करके भी आपके आंसर में कोई गलत नहीं कोई आपको ठहरा सकता था, बट हम बुक के हिसाब से आंसर अगर लिखे तो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो अब देखो हमारा ये किसके इक्वल है, एम जी साइन अल्फ़ा के, तो ए तो हो गया अलग से, इस पूरे टर्म को नीचे भेज दो तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एम जी साइन अल्फ़ा अपॉन कैपिटल M प्लस 2m इंटू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। ये समझा ना, अंदर 1 माइनस कॉस अल्फ़ा कैसे होगा, यहाँ पे आप प्लस 2ma माइनस 2ma कॉस अल्फ़ा लिख देते तो प्लस 2m कॉमन हो जाता, इसे आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, प्लस 2m माइनस 2m कॉस अल्फ़ा। तो होप करता हूँ इतना तो आप खुद भी कैलकुलेट कर पा रहे रहेंगे, अगर इरोडो सॉल्व करने अगर आप आए हो तो यहाँ पे इतना कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते थे, बट मेरा काम था करके दिखाना तो मैंने ये भी करके दिखा दिया। थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन थी बहुत ही ईजी बट बड़ी थी। और यहाँ पे जो मैंने पहले लिखा था ना उस पर भी कोई कन्फ्यूजन मत करना कि आप ऐसे नहीं लिख सकते, माइनस 2m कॉस अल्फ़ा माइनस 1 वैसे भी लिख सकते हो, बट बुक में क्योंकि ऐसा आंसर दिया है तो उससे मैच कराने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो अगर ये ए निकल गया, हमें यही निकालना था कुछ जो हमें क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से, लेकिन इसका ए एक्सेलरेशन होगा, इसका यह एक्सेलरेशन होगा बड़े वाले एम मास का, लेकिन इसका एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में तो ए ही होगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे ए इसका इस डायरेक्शन में भी होगा। अगर आप नेट एक्सेलरेशन इसका निकालना चाहो तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, ए इस डायरेक्शन में और ए इस डायरेक्शन में, तो ए इस डायरेक्शन में और ए इस डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट, तो ये देखो ऐसे करके इसका रिजल्टेंट बनेगा, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो चाहो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया था। आप खुद चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। पहले ही वीडियो बहुत बड़ी हो गई है क्वेश्चन के हिसाब से, बट मैंने एकदम अच्छे से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इसलिए इतनी बड़ी हो गई ये वीडियो। होप करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, बहुत कुछ नया आपने सीखा होगा। यहाँ पे आप जो है दूसरे 2 मेथड से भी कर सकते हो। तो पहले तो वो एक ग्राउंड फ्रेम से करना और फिर सिस्टम मान के करना। सिस्टम मान के करोगे ना तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। किसी ने हो सकता है कि पहले ही इसे सिस्टम मान के सॉल्व किया होगा। सिस्टम मान के सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये टी बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, तो टी से इजीली हो जाएगा, और फिर एम की कुछ इक्वेशन आएगी। तो इतनी बड़ी ये जो हमने इतना कैलकुलेशन किया है, इतना बड़ा कोई कैलकुलेशन भी नहीं आएगा और इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाय।